जब हम पार्किंसन डिजीज़ की जो सी है वो उसकी ट्रीटमेंट की क्लासिफिकेशन ड्रग्स की देखेंगे और बाकी मूवमेंट डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले डोपामीन जो है वो कम हो रहा है तो डोपामीन के प्रिकर्सर दे देने आपने लीवोडोपा। फिर डोपामीन के रिसेप्टर के एगोनिस्ट दे देने आपने ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रेमीप्रेग्जोल, रोपिनिरोल, उसके बाद रोटीगोटीन, उसके बाद एपोमोरफोन। ये हम डिटेल में इसके माओ इनहिबिटर्स लैग्लिन रेसलैग्लिन दे देने हैं और कोमट ओसीओएमटी इनहिबिटर्स एंटाकोपोन टोलाकोपोन दे देने हैं। और इन दोनों के कॉमन साइड इफेक्ट होंगे इंसोम्निया, जीआईटी सिम्टम और डिस्काइनेजिया। बाकी हम स्पेसिफिक आगे बढ़ते हैं। मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्सफेनालिडेट पीछे पड़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हम पार्किंसन की पैथोलॉजी पे चले जाते हैं। पार्किंसन जो सी है एक डिजीज़ है, मूवमेंट का डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास बेसल गैंग्लिया में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। इसमें हमारे पास डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है इस डिज़ीज़ के अंदर। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ना म्यूटेशन पार्किंसन जीन में म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। अगर लेड की वजह से जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है। जो पेशेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी पे होते हैं, एक्टिविटी पे, उन पे ना ये कम उनमें मैनिफेस्ट करती है। और डोपामिन जो सा होता है ना, ये D2 निग्रोस्टायरेटल पाथवे में D2 पे एक्ट करता है। तो D2 पे एक्ट करेगा तो गैबा की रिलीज़ नहीं होने देगा। लेकिन जब ये डोपामिन कम होगा तो ये D2 पे एक्ट नहीं करेगा, गैबा ज़्यादा रिलीज़ होगा और वो जो सा स्टिफनेस करेगा। इसके सिम्टम्स हमने राफ्ट से याद रखनी है। रिजिडिटी, एकाइनेजिया, फ्लैट फेसिस और ट्रेमर्स एट रेस्ट। ट्रेमर्स एट रेस्ट। उसके बाद हमारे पास है जी ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। ये हमारे पास जितनी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग हैं उन्होंने कर देना। रेजरपीन है जो कि हमारे पास वेजिकल में स्टोर नहीं होने देती, क्योंकि उसका स्टोरेज इसकी कम होनी है, तो फिर भी हमारे पास ये हो सकता है। और हमारे पास चौथी ड्रग है फिनाइल मेथाइल ट्राई हाइड्रोपिरिडीन। इसने भी हमारे पास ना इसकी सिंथेसिस को कम कर देना है। डोपामिन कम तो ये इंड्यूस हो जाएगी। ड्रग थेरेपी क्या होगी? सबसे पहले हमने ना लीवोडोपा देना है। अच्छा, ये आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। लीवोडोपा का ये सीन होता है कि लीवोडोपा जो सा होता है इसको हम कार्बिडोपा के साथ देते हैं। डोपामिन की बायोअवेलेबिलिटी खुद बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको लीवोडोपा की फॉर्म में देते हैं। और डोपामिन वो ना ब्रेन में भी नहीं जाता। जब लीवोडोपा हम देते हैं तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसके जरिए वो ब्रेन में जा सकता है। अब हम ना लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि पेरिफेरल कन्वर्जन ना हो इसकी, और सारा का सारा हमारे ब्रेन में जाए और हमें इसके मैक्सिमम इफेक्ट जो से हैं वो हासिल हों। उसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट यही है कि ये ब्रेडिकाइनेसिया जो सा होता है उसको कम कर देता है। और इसका जो सा इफ़ेक्ट है वो टाइम के साथ साथ कम होता रहता है। जैसे हमारे पास इसमें ना ओनो फिनोमिना आ जाता है। ये हम इसकी आखिर पे बात कर लेते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब हम शुरू पे ड्रग लेते हैं तब तो हमारे पास ड्रग में जो सा ब्रेडिकाइनेसिया उसके सिम्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम ड्रग लेते रहते हैं तो ज़्यादा रीजनरेशन की वजह से ना कुछ टाइम के लिए जो सा वो इसके सिम्टम्स, मसलन ये बिल्कुल जो से सिम्टम्स वगैरह आ रहे होंगे पार्किंसन के वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम आएगा तो ये ड्रग असर नहीं करेगी तो सिम्टम जो से फिर से आ जाएंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम एपोमोरफोन, एक ड्रग होती है जो कि ना शॉर्ट एक्टिंग होती है, लिखी भी हुई, एपोमोरफोन हम देते हैं उस पीरियड में जब ऑफ पीरियड होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट आपने इस तरह याद रखने का, हार्ट पे D2 रिसेप्टर्स होते हैं तो ये हमारे पास हार्ट पे अरिथमिया तो टैकीकार्डिया कराएगा। ब्लड वेसल्स पे ये डायलेशन कराता है तो हाइपरटेंशन कराएगा। वहाँ पे हमारे पास कीमोरेसेप्टर सेंटर को करता है वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया करवाएगा। और जो सी भी ड्रग डोपामिन को ज़्यादा कर रही होती है वो साइकोसिस तो कराती है। और ये साइकोसिस MI में जो सा और पेप्टिक अल्सर्स में ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। डोपामिन एगोनिस्ट में हमारे पास प्रेमीप्रेग्जोल है। प्रेमीप्रेग्जोल जो सा ये D3 का एगोनिस्ट है। ये पैक्स से आपने याद रखना है, PEX, पैक्स। तो पैक्सी और पैक्स से सेक्स और वो तीन लफ्ज़ का ही होता है, तो D3 एंटागोनिस्ट होता है। ये हमारे पास ना मोनोथेरेपी की तरह भी यूज़ हो सकता है, लेकिन एडवांस स्टेज में हमारे साथ उसके साथ जंक्शन में यूज़ होता है। जितने भी ये डोपामिन एगोनिस्ट हैं ये मोनोथेरेपी की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हम इसको एडवांस स्टेज में लीवो और कार्बिडोपा के साथ भी यूज़ करते हैं। अब इनके हमारे पास एडवर्स इफेक्ट जो से हैं वो सेम है जो से मैंने आपको पहले बताए थे। हाइपोटेंशन, डिस्काइनेजियाज, मेंटल डिस्टर्बेंस मतलब साइकोसिस वगैरह ये काज करेगा। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है पेप्टिक अल्सर में,
साइकोटिक में और एमआई के पेशेंट्स में। ठीक है, उसके बाद रोपिनिरोल, रो का मतलब 2, ये D2 का एगोनिस्ट है और ये हमारे पास ना D2 का एगोनिस्ट होता है। हमारे पास ये ना वॉमिटिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा करवाता है और इसका मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 से होता है, इसलिए इसकी ना जो सी हैं वो इंट्रैक्शन होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है। एपोमोर्फिन जो सा वो शॉर्ट एक्टिंग है और सबकुटेनियस है, ये हम ऑफ पीरियड्स में देते हैं जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। रोटीगोटीन जो सी है ये हम देते हैं ट्रांसडर्मल, और ये हमारे पास ना ज़्यादा देर इसके इफेक्ट्स आते हैं। ऊपर जितने हमने रोपिनिरोल पर आप प्रेमिप्रैक्सोल पता ये ना नॉन एर्गट है। जो सी ब्रोमोक्रिप्टीन है ये सिर्फ हमारे पास एर्गट एल्कलाइड है। ये हमारे पास है ब्रो ब्रो और रो, ये दोनों मिलते भी हैं तो ये हमारे पास ना D2 के एगोनिस्ट होते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये ड्रग ना डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर में ना उसकी एक्टिविटी को ज़्यादा करता है। ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है ये मोनो, वही जो मैंने आपको बताया मोनोथेरेपी पर, उसके साथ भी ये उनमें यूज़ होता है जिनमें ना रिफ्रैक्टरी हो हमारे पास पार्किंसन में किसी का उस पर असर ना हो रहा हो। इसके इफेक्ट हमारे पास सेम है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिस्काइनेजिया, बिहेवियरल जो से चेंजेस हैं वो इनके साथ ज़्यादा होते हैं बाकी ड्रग्स के मुकाबले में। हमारे पास अब ना ये क्योंकि एक एर्गेट है तो इसकी वजह से हमारे पास ना पल्मोनरी इन्फ्लेट्रेट और आर्थरियोमायल्जिया भी होता है। उसके बाद माऊ और हमारे पास COMT इनहिबिटर, इसका मैंने आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट बताया था, डिस्काइनेजिया, हाइपोटेंशन, और एक और आपको बताया था डिस्काइनेजिया, हाइपोटेंशन और एक और इसमें हमारे पास ना स्लैगलिन होता है, ये हमारे पास मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी को इनहिबिट कर देता है जो कि हमारे पास डोपामिन का मेटाबॉलिज्म कर रही होती है। तो हमारे पास ये ना डोपामिन का लेवल को इंक्रीज़ करता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस पे आ जाते हैं। हमारे पास पार्किंसन में यूज़ होता है और मोनोथेरेपी की तरह यूज़ होता है, और कम्बिनेशन भी हम इसका दे देते हैं। लेकिन इसमें जो सी सफीनामाइड होती है ना इसकी कोई एफिकेसी नहीं होती उस तरह। इसमें हमारे पास साइड इफ़ेक्ट में कॉमन मैंने आपको बता दिए थे, ये चीज़ रिएक्शन कर सकता है। उसके बाद ये चीज़ अगर ये ना हमारे पास माओ इनहिबिटर दिए हो ना तो पेशेंट में चीज़ रिएक्शन बहुत हो जाता है। ये हमारे पास ना SSRI में भी हम इसको एज ना ट्रीटमेंट देते हैं। COMT, इसके भी जो से 3 है, इंसोमनिया, डिस्काइनेजिया, हाइपोटेंशन, हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है जिसके कॉमन है दोनों के, एंटाकापोन और टोलाकापोन जो से होते हैं। ये COMT जो से होते हैं उसका इनहिबिटर होते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं होने देते। ये हमारे पास जब मेटाबॉलिज्म नहीं होने देते तो 3O मिथाइल डोपा नहीं बनता। अब एक तो इसने लेवल इंक्रीज़ कर देना डोपामिन का जब ये इनहिबिट होगा, जब जो से हमारे पास बनता है ना 3O मिथाइल डोपा, ये हमारे पास ना compete भी करता है ब्रेन में जाने के लिए, तो इसने इसकी ना एंट्री भी ब्रेन में बढ़ा देनी, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। एंटाकापोन जो सा वो हमेशा वो ना पेरिफेरी में यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारे पास ना एडजंक्ट्स मतलब उसके साथ हम देते हैं थेरेपी। टॉक्सिसिटी मैंने इसको बता दी, जो इसका स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है वो है ऑरेंज डिसकलोरेशन, ये हम टीबी की किसी ड्रग में भी पढ़ेंगे। एमेंटिडिन जो सा आपके पास आ जाता है, ये हमारे पास अननोन मैकेनिज्म के थ्रू ना डोपामिन की रिलीज या सिंथेसिस इंक्रीज़ कराता है और ये भी हम पार्किंसन में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ना जो से उसके सिम्टम्स होते हैं उनको एलिवेट करता है और एंटीवायरल थेरेपी भी होती है। इसके ना आपने एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा अच्छी तरह करने हैं, साइकोसिस वाले इसमें होंगे। लेविडो रेटिकुलरिस, ये मुझे खुद भी नहीं पता क्या होता है। यूरिनरी रिटेंशन और GI डिस्टर्बेंस ये करता है। उसके बाद हमारे पास एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स होती हैं जिनमें हमारे पास मैंने आपको बताया बेंजोट्रोपिन और फिनाइल ट्राईहेक्सीफिनाइल फेनिडाइलेट, ये हमारे पास ड्रग्स होती हैं। क्योंकि मस्कुरेनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हम इनको ब्लॉक करेंगे तो मस्कुरेनिक एक्टिविटी कम होगी, तो हमारे पास जो से रिजिडिटी वगैरह है तो पार्किंसन के सिम्टम है वो हमारे पास एलिवेटेड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अगर एक पेशेंट को ट्रिमर्स है तो हम उसको कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, ये मैंने शुरू पे लिखा हुआ है। हम उसको दे सकते हैं प्रोपानोल दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डायबिटिक है, अस्थमा का पेशेंट है, प्रोपानोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो मेट्रोप्रोलोल दे सकते हैं, एंटी एपिलेप्टिक दे सकते हैं। अब हंटिंगटन डिजीज़ और टोरेट सिंड्रोम क्या होता है? हंटिंगटन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारे पास ना एक जीन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो गई होती है, गैबा और एसिटाइल कोलिन जो सा होता है ना, मतलब गैबा के पहले 2 लफ्ज़ कम होने हैं, एक जी से गैबा और ए से एसिटाइल कोलिन कम होना है, हमारे पास डोपामिन में ज़्यादा होता है। तो इसकी हम थेरेपी ऐसे करते हैं कि हमारे पास ना एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए तो हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, तो हम रेज़रपीन देते हैं कि डोपामिन की एक्टिविटी भी कम हो जाए, और हैलोपेरिडोल और पैरफेनाजिन देते हैं कि हमारे पास डोपामिन रिसेप्टर के
एंटागोनिस्ट के डोपामिन की एक्टिविटी हम कम कर लें, तो इस वजह से ये हंटिंगटन में यूज़ हो जाते हैं डिजीज़ में। टोरेट सिंड्रोम भी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हम हेलोपेरिडोल या D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। उसके बाद हमारे पास विल्सन डिजीज़ में कॉपर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हम पेंसिलामाइन देते हैं। पेंसिलामाइन उसके साथ ना चिलेटिंग एजेंट होता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको बॉडी में एलिमिनेट कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास, जैसे मेरी टांग है, मैं इसको हिलाते ही रहता हूँ हर टाइम, ये, और अगर ना हिलाऊँ तो वो ना क्रीपिंग सा बंदे को डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसमें ना उसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो इसमें हम जो सा प्रेमीप्रेक्सोल, जिसका मैंने आपको बताया था, एक D3 एगोनिस्ट है, और हमारे पास रोपिनिल और ये D2 है, ये दोनों नॉन एर्गेट है, और ये हम यूज़ करते हैं इन कंडीशंस में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में।